हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी रैखिक प्रोग्रामन। कल हम लोगों ने कुछ इस तरीके के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा और लग गया होगा। नहीं भी आया है तो चलिए ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी बेस पर है और वैसे ही इसको लगाना है। ठीक, चलिए इसको पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, A factory makes tennis rackets and cricket bats. A tennis racket takes 1.45 hours of machine time and 3 hours of craftsman's time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. Number 8. What number of racket and bats must be made if the factory is to work at full capacity? Second, if the profit of a racket and on a bat is 20 rupees and 10 rupees, find the maximum profit of the factory when it works at full capacity. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक कारखाने में टेनिस के और क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। ये एक टेनिस रैकेट को बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। देखिए, यांत्रिक समय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बैट है, लकड़ी का बनेगा। अब बैट की देखा है आपने कि किस तरीके का क्रिकेट का बैट होता है। तो पहला काम है कि लकड़ी को उस हिसाब से काटना। तो काटने के लिए मशीन काम करेगी, तो वही कहलाएगा यांत्रिक समय। और शिल्पकार का मतलब है उस आकार की लकड़ी तो कट गई, लेकिन अब बैट की शेप देखिए किस तरह से होती है, थोड़ा कर्व टाइप की होती है, तो उसको शेप दिया जाता है, यानी उसमें फिनिशिंग की जाती है। तो फिनिशिंग का ही मतलब होता है शिल्पकार का समय। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार के लिए 24 घंटे से अधिक नहीं है। नंबर 1, रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। सेकंड, यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ 20 रुपये और 10 रुपये का हो तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए यदि कारखाना पूरी क्षमता से वर्क करे। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ के समझना है कि कौन सी चीज़ दो पूछी गई हैं। तो सिंपल सा है, टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले कितने कितने बनाए जाएं। तो लेट कर लिया कि x जो है वो टेनिस के रैकेट और y जो है वो क्रिकेट के बल्ले प्रतिदिन बनाए जाएंगे। अब दूसरा काम है फंक्शन। तो मैंने कहा था जो भी चीज़ क्वेश्चन में अधिकतम, न्यूनतम, मैक्सिमम, मिनिमम कही गई है वही फंक्शन का काम करेगी। तो कारखाने का अधिकतम लाभ यानी कारखाने का लाभ, यही हमारा क्या है, फंक्शन है। अब इसको बनाना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि 20 रुपये टेनिस के एक रैकेट पर प्रॉफिट है। तो एक रैकेट पे प्रॉफिट 20 रुपये, तो कितने रैकेट बनाए, x, तो कितना हो गया 20x। ये टेनिस पर हमारा लाभ यानी प्रॉफिट हो गया। अब क्रिकेट के बल्ले पर, एक बल्ले पर प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज़ का। तो y क्रिकेट के बल्ले बनाए तो कितना प्रॉफिट हो गया, 10 y रुपीज़। तो ये हमारा टेनिस के रैकेट पर प्रॉफिट और ये हमारा क्रिकेट के बल्ले पर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यानी ऐड कर दिया। अब कंडीशंस देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो समय हैं, एक यांत्रिक समय यानी मशीन टाइम और दूसरा है शिल्पकार का समय यानी क्राफ्टमैन का टाइम। तो सबसे पहले मशीन टाइम पे देखते हैं। तो मशीन टाइम देखिए कितना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मशीन का समय है वो कितना है, 1.5 घंटे यानी 1.5 आवर्स जो है वो एक टेनिस रैकेट बनाने में यूज़ होता है। तो एक टेनिस रैकेट बनाने में मशीन पे समय 1.5 आवर्स, तो एक्स रैकेट बनाने में 1.5 इंटू एक्स। और जो क्रिकेट का एक बल्ला बनाया जाता है उस पर मशीन टाइम 3 आवर्स का है, तो वाई बल्ले बनाए गए तो 3y, टोटल मशीन का टाइम यानी ऐड हो गया। और क्वेश्चन में लिखा है कि समय कितना है, 42 घंटे, यानी 42 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 42 समय हो सकता है या फिर 42 से कम, तो लेस देन इक्वल 42। उसके बाद क्राफ्टमैन टाइम,
तो एक टेनिस के रैकेट को फिनिशिंग करने में यानी क्राफ्ट करने में 3 आवर्स लगते हैं, तो एक्स रैकेट बनाने के लिए 3x आवर। और जो क्रिकेट का बल्ला है उसको बनाने के उसको फिनिशिंग करने के लिए 1 आवर लगता है, तो वाई बल्ले बनाने के लिए वाई आवर लगेंगे। टोटल क्राफ्टमैन टाइम 24 घंटे से अधिक नहीं, यानी मैक्सिमम 24 घंटे, यानी 24 या 24 से कम हो सकता है। ये 2 कंडीशन बन गई और ये एक्स ग्रेट और कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, इतना तो रहेगा। अब अपना वही काम, 2 कंडीशन, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी चौथी लिख ली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में x के आगे 0 पुट किया, y की वैल्यू 14, y के आगे 0 पुट किया, x की वैल्यू 28, तो पॉइंट हो गए 0,14 एंड 28,0। सेकेंड इक्वेशन में एट x इक्वल 0 देन y इक्वल 24, y इक्वल 0 देन x इक्वल 8, तो 0,24 एंड 8,0, ये 2 पॉइंट्स इससे हो गए। तो पॉइंट्स यहाँ 24, 8, उसमें 14 और 28 था, तो 28 मैक्सिमम पॉइंट है और फिर 8 भी है, 24 भी है, तो हमने 4 के डिस्टेंस के हिसाब से लिख लिया। तो 4, 8, 12, ये ध्यान रहे 0 से 4 की डिस्टेंस, 4 से 8 की डिस्टेंस, ये सब बराबर डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस इधर है, तो फिगर उस हिसाब से बना दें। तो 0 से 4, 8 इस तरह से लिख लिया, इधर भी लिख लिया। तो पहला पॉइंट था 0,14, तो 0,14 वाई एक्सिस पे आएगा, तो 12 और 16 के बीच में पॉइंट आ गया 0,14, ये ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट था 28,0, तो 28,0 एक्स एक्सिस पे आएगा, 28 पे आएगा, ये पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। फिर ए और बी को मिला दिया और ये लाइन बन गई। फिर जो ये हमारा पॉइंट है 0,24, ये वाई एक्सिस पे 24 पे आएगा, ये हो गया, और 8,0 एक्स एक्सिस पे आएगा 8 पे, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, ठीक। तो ए बी और सी डी लाइन खिंच गई और जहां पर ये क्रॉस करी वो ई पॉइंट हो गया। अभी ये शेडेड रीजन नहीं करेंगे, उससे पहले ये काम करेंगे। तो जो कंडीशन है उसमें 0,0 रखेंगे, पहली में रखा तो 0 लेस देन इक्वल 42 सही है, यानी 0 42 से कम है, ट्रू। फिर दूसरे में x और y के 0 0 रखा तो 0 लेस देन इक्वल 24, ये भी ट्रू। तो मैंने बताया था जब भी इस तरीके का फिगर बने यानी क्रॉस लाइनें बने और दोनों सेटिस्फाई करें तो ये हमारा शेडेड होगा। भाई ये भी सही है, ये भी सही, तो 0,0 जो है यानी ऑरिजिन यानी मूल बिंदु, वो दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, यानी ये हमारा एरिया शेडेड होगा। अब इस एरिया को हमने शेडेड कर दिया। अब इसके कॉर्नर कौन से हुए, ए, ई और बी, डी बता चुके हैं कि ऑरिजिन को कभी भी कॉर्नर पॉइंट में शामिल नहीं करते हैं। तो अब ई पॉइंट नहीं पता है, ई क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ई की वैल्यू निकाली, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए 4,12। अब कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ जेड के लिए टेबल बनाई। कॉर्नर पॉइंट ए यानी 0,14, ई यानी 4,12 और 8,0 यानी डी। जो जेड इक्वल फंक्शन था उसमें एक्स के आगे 0, वाई के आगे 14 रखा, 140 मिला। एक्स के आगे 4 और वाई के आगे 12 रखा फंक्शन में जेड में, तो हमें ये वैल्यू मिली। और एक्स के आगे 8 और वाई के आगे 0 रखा तो वैल्यू 160 मिली। हमें बताना था मैक्सिमम वैल्यू, यानी कारखाने की अधिकतम लाभ, कारखाने को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, वही क्या था, जेड। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, 200। कब हुआ, 4,12 पे, x 4 y 12। x क्या था कि हम पर डे कितने टेनिस के रैकेट बनाए, तो पर डे कितने टेनिस के रैकेट बनाएंगे 4, और क्रिकेट के बल्ले कितने बनाएंगे 12, तब कारखाने को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 200 का। तो हमसे पूछा गया था कितने कितने टेनिस और क्रिकेट के बल्ले बनाए, तो टेनिस के रैकेट 4 और क्रिकेट के बल्ले 12। मैक्सिमम प्रॉफिट कारखाने को यानी फैक्ट्री को कितना हुआ, 200 रुपीज़ का, ठीक। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन था जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए थे, और बिल्कुल इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर से लगाएंगे, ठीक। तो ये नट और बोल्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे अभी टेनिस के रैकेट वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये नट और बोल्ट वाला है। अच्छी तरह से इसको पढ़ के और क्वेश्चन लगाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं एनसीईआरटी से ही करा रहा हूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी ही हर विद्यालय में चलती है, इसलिए एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज जो है वो 12.2 चल रही है और उसी में क्वेश्चन हैं। तो अगर यहाँ पर ना समझ में आ रहे हो तो आप उससे क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, पढ़ने में बहुत समय लगता है, ठीक। बाकी क्वेश्चन ये यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं,
ताकि आप क्वेश्चन लगाएं और आपको पता चल जाए कि वो आंसर आपका सही है या नहीं। ओके, थैंक यू।